स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? परक्विजिट्स पढ़े थे। परक्विजिट्स में हम लोग 3 तरह का चीज़ पढ़े थे। परक्विजिट्स में हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में बात किए थे, हम लोग मोटर कार के बारे में बात किए थे और अदर परक्विजिट्स के बारे में बात किए थे। रेंट फ्री एकोमोडेशन, मोटर कार और अदर परक्विजिट्स। अदर परक्विजिट्स का जो एक एक लाइन का एक एक पॉइंट जो था वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ा क्वेश्चन में वो सब कोई भी पॉइंट अगर क्लिक कर जाएगा वहाँ पे, तो तुमको ये चीज़ याद रखना जरूरी है कि उसमें तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना होता है, क्या वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, क्या वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी तुम क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। प्रोविडेंट फंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रोविडेंट फंड नाम सुने होंगे बहुत लोगों से, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उससे आप सुने होंगे प्रोविडेंट फंड। अगर आप प्रोविडेंट फंड पूरा नाम नहीं सुने होंगे तो शॉर्ट में पीएफ नाम का तो सुने ही होंगे कि हाँ पीएफ होता है इसका, प्रोविडेंट फंड का शॉर्ट फॉर्म। तो पीएफ होता क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं। बोला प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ सेविंग डिवाइस इन द हैंड्स ऑफ सैलरीड क्लास, यानी जो सैलरीड पर्सन होता है, जिसको सैलरी मिलता है, जो कहीं का एम्प्लॉय होता है, उसके लिए ये एक सेविंग डिवाइस होता है। मतलब प्रोविडेंट फंड वो एक सेविंग डिवाइस होता है जहां पे पैसा स्टोर करके रखा जाता है, सेव करके रखा जाता है। और वो कौन सा पैसा सेव करके रखा जाता है? तो इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होता है, जब आप रिटायर करोगे तब आपको मिलेगा पीएफ का पैसा, बीच में आपको पीएफ का पैसा नहीं दिया जाता है। तो बोलता है अंडर दिस स्कीम स्टिपुलेटेड सम इज रेगुलरली डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई के सैलरी से रेगुलरली हर महीना उसको डिडक्ट किया जाता है। कभी भी अगर किसी का पापा मम्मी का अगर पे स्लिप आता होगा तो पे स्लिप चेक करना, ग्रॉस सैलरी कुछ और होगा, नेट सैलरी कुछ और होगा। नेट सैलरी जो आता है वो बहुत कुछ डिडक्ट करके आता है, इसमें तुम देखना एक प्रोविडेंट फंड भी माइनस किया रहेगा, यानी पीएफ भी माइनस किया हुआ रहेगा। यानी अगर उनका सैलरी अगर 50,000 रुपया पर मंथ है तो उसमें देखोगे हाथ में उसको 30,000 35,000 इस तरह से मिलता है, यानी 10-15,000 रुपया डिडक्ट हो जाता है, जिसमें प्रोविडेंट फंड माइनस होता है और भी कुछ कुछ चीज हमारे पास होता है जिसको डिडक्ट करके दिखाया जाता है। आया समझ में? तो बोलता है इस तरह का प्रोविडेंट फंड का हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हिज कंट्रीब्यूशन हमारे पास, यानी उस इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द फंड, उस फंड में जाके कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब ये प्रोविडेंट फंड का स्कीम एक तरह का गुल्लक समझ के चलो। क्या समझ के चलो? गुल्लक समझ के चलो। गुल्लक को दूसरा तरीका से एक बैंक समझ के चलो। एक बैंक हमारा है, जिस बैंक में मेरे पास क्या किया जा रहा है, जो हमको सैलरी मिलता है, अगर 50,000 रुपया मिलना चाहिए था, 50,000 में क्या करता है वो 5,000 रुपया काट लेता है मेरा, और 5,000 रुपया काट के उस बैंक में जाके जमा कर देता है। आया समझ में? कौन करता है ये काम? एम्प्लॉयर करता है, मालिक करता है, कंपनी करता है। आया समझ में? और सिर्फ इतना ही बात नहीं होता है, द एम्प्लॉयर ऑल्सो जनरली कंट्रीब्यूट्स अ सिमिलर अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट। अपना पॉकेट से एम्प्लॉयर भी क्या करता है, हमारे लिए प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा वो भी कलेक्ट कर देता है, और जनरली जो होता है वो इक्वल अमाउंट होता है। यानी अगर हम 5,000 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपये का है, तो एम्प्लॉयर भी मेरे लिए 5,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर देता है। आया समझ में? तो बताओ 5,000 मेरे लिए कंट्रीब्यूशन हो गया, 5,000 हो गया कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 10,000। तो अगर हर महीना में हम 10-10 हजार रुपया करके अगर कंट्रीब्यूट करते जाएंगे तो बताओ उसमें अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और बताओ अगर बैंक में हम 10-10 हजार रुपया करके डिपॉजिट करते जाएंगे तो इंटरेस्ट भी तो वहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोलता है द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन आर टुगेदर इन्वेस्टेड इन सच फंड, दोनों का इन्वेस्टमेंट वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, दोनों का फंड वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, उस चीज में, उस स्कीम में किया जाता है। आया समझ में? और इंटरेस्ट अर्न देयर ऑन इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द फंड, यानी जो हमारे पास वहां से इंटरेस्ट जो निकलेगा हमारे पास 10-10 हजार रुपया करके अगर जमा करेंगे तो इंटरेस्ट भी तो बनेगा, तो वो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी इंटरेस्ट उसमें क्रेडिट हो जाता है, वो भी इंटरेस्ट उसमें जाके ऐड हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10,000 रुपया जमा हुआ है, 200 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, टोटल कितना हो गया? 10,200 रुपया, उसमें 10,200 रुपया तुम्हारा दिखेगा। आया समझ में? फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमारा नेक्स्ट बार ये कंट्रीब्यूशन होता जाता है अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट तक। जब आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं आ जाता तब तक उसमें कंट्रीब्यूट होता जाता है। पीएफ का अमाउंट बढ़ता भी जाता है, घटता भी जाता है, ऐसा भी होता है, बढ़ता जाता है रेगुलरली। ठीक है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ज्यादा बढ़ा के तुम कर सकते हो, कभी कभी तुम खुद से बढ़ा सकते हो, कभी तुम खुद से बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारा मान लेते हैं कि पीएफ कट रहा है 4,000 रुपया, तुम्हारा सैलरी अच्छा खासा है,
लाख रुपया तुम्हारा सैलरी है, समझ में आया, और तुम्हारा वहां पे पीएफ अगर 10,000 रुपया कट रहा है, तुमको लगेगा कि हमारे पास 10,000 रुपया कट के अगर सब कुछ काट कूट के मेरे पास 80,000 रुपया मिल रहा है। अगर हमको कितना मिल रहा है? 80,000 रुपया। हम बोलेंगे 80,000 बहुत है मेरे लिए, एक काम करते हैं हम पीएफ थोड़ा ज्यादा कटवाते हैं, पीएफ थोड़ा ज्यादा कटवाते हैं। तो हम इंप्लॉयर को बोल के यानी कंपनी को बोल के हम ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा पीएफ और ज्यादा डिडक्ट करे। जहां पे वो 10,000 डिडक्ट कर रहा है वहां पे वो 20,000 डिडक्ट करे हमसे, क्योंकि वो पैसा हम ही को मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है? हम ही को मिलने वाला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो क्या होगा, हमसे पैसा अभी डिडक्ट कर करके बाद हमको कम कम मिलेगा अभी पैसा, और वो पैसा एक्यूमुलेट होता जाएगा हमारे पास उस स्कीम में, प्रोविडेंट फंड स्कीम में। आया समझ में? और जहां पे हम भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, मेरा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, सारा पैसा जमा होके बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है रिटायरमेंट के टाइम में। और जब आप रिटायर करते हो वहां पे ह्यूज अमाउंट आपको दे दिया जाता है पेमेंट के टाइम में, पेमेंट कर दिया जाता है उस टाइम। आया समझ में? और तुमको लगता है, तुमको क्या लगता है कि जब हम रिटायर कर रहे हैं तो मेरा कंपनी जो है वो हमको 50 लाख रुपया दे रहा है रिटायरमेंट के टाइम में, 60 लाख रुपया दे रहा है। वो अपना पॉकेट से कुछ नहीं देता है सर, वो आप ही का पॉकेट वाला जो जमा करके रखा है ना उतना दिन से, वही वाला पैसा आपको वहां पे पेमेंट किया जा रहा है। उसमें तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है, इंप्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तुम्हारा भी उसमें पैसा रहता है और इंप्लॉयर का भी पैसा रहता है उसमें। आया समझ में? कोई भी अपना पॉकेट से लॉस करके तुमको उतना नहीं करेगा, लेकिन हाँ अपना पॉकेट से लॉस उसका होता है क्योंकि तुम उसके पास इतना दिन से काम कर रहे हो, इतना साल से काम कर रहे हो, तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट तो तुमको दे सकता है। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे क्या हुआ, दस प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ ग्रेट मीडिया टू इनिशिएट एंड मोबिलाइज स्मॉल सेविंग टू अ लार्ज स्केल। यानी छोटा छोटा सेविंग्स को हम अपने जगह में जमा कर करके, इन्वेस्ट कर करके एक लार्ज स्केल में हम लोग उसको एक इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। बोलो है ना, लार्ज स्केल में जा सकते हैं, लंबे समय तक के लिए हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोलो क्लियर चीज? और ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जब आपका सर्विस खत्म हो जाता है, जब आप रिटायर कर जाते हो और रिटायरमेंट, एम्प्लॉई रिसीव्स द होल एक्यूमुलेटेड फंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशन के साथ आपको यहां पे सारा का सारा पैसा क्या किया कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। बोलो समझ में आया? इंप्लॉयर जो इन्वेस्ट करता है मेरे लिए वो भी हमको मिलता है, और जो इंप्लॉय इन्वेस्ट कर रहा है वो भी मिलेगा। दोनों पैसा तुमको कंट्रीब्यूट वहां पे मिल जाता है उस टाइम रिटायरमेंट के टाइम में। बोलो समझ में? इंटरेस्ट भी तुमको मिलेगा, यानी जितना भी सब तो एक ही जगह एक्यूमुलेट होकर रखा है, तो सारा का सारा पैसा तुमको मिल जाएगा। कुछ कंडीशन उसके लिए रहता है, तो वो कंडीशन को फुलफिल करते हुए। बोलो बात समझ में आया? तो प्रोविडेंट फंड होता क्या है? तो प्रोविडेंट फंड वो फंड होता है, वो इन्वेस्टमेंट, वो स्कीम होता है हमारे पास जहां पे इंप्लॉई भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करता है, इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, उसका इंटरेस्ट भी हम लोग को मिलता जाता है। बताओ, हम अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, लास्ट में जाके पैसा मिलेगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हमारे लिए इनकम होगा? कहां से होगा? मेरा कंट्रीब्यूशन, हम इंप्लॉई हैं और हम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो मेरा इनकम थोड़ी ना है। मेरे लिए अगर कोई और कंट्रीब्यूट करेगा तो वो हमारे लिए इनकम है। अगर इंप्लॉयर मेरे लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मेरे लिए इनकम है। अगर वहां से इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो मेरे लिए इनकम है। बोलो हाँ या ना? लेकिन हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी ना मेरा इनकम है वो। क्लियर चीज? तो बताओ, अगर हमारे पास वो सब इनकम हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, और कुछ एग्जेम्पशन भी हम लोग को मिल सकता है कि नहीं? तो उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। आइए ध्यान से समझिएगा, जिसका टेबल यहां पे आप ध्यान से समझो। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो तीन तरीके का होता है यहां पे। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसको एसपीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आपके पास एसपीएफ बहुत कम आता है क्वेश्चन में, आपके पास ये दो पॉइंट आता है, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, और इसमें से सबसे ज्यादा पॉइंट जो आता है वो रिकॉग्नाइज्ड आता है, आरपीएफ वाला आता है। किसका वाला आता है? आरपीएफ वाला आता है। अब आरपीएफ का मतलब रेलवे पुलिस फोर्स मत बोलने लगे होगा यहां पे। आया समझ में? आरपीएफ का मतलब यहां पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है आपका। क्लियर चीज? तो आरपीएफ में अगर कंट्रीब्यूशन करता है, वैसे सबका बताते हैं, यहां पे ध्यान रखना, अगर एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है, अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, 1 रुपया का भी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। आया बात समझ में? अगर इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बताओ इंप्लॉई अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो इनकम है उसका? क्या नहीं है। तो बोला नॉट एन इनकम, इनकम है ही नहीं वो, लेकिन बट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, लेकिन हमको डिडक्शन मिलता है। बताओ डिडक्शन क्या होता है? अगर हम इतना सारा खर्चा कर रहे हैं, तो खर्चा किए तो मेरे पास से पैसा गया है, तो पैसा गया तो उसका कुछ हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। आया समझ में? तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो लिखा हुआ है, इसके बारे में एक चैप्टर ही है आपका, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बोल के। जब हम लोग सारा हेड पढ़ लेंगे ना, तो आपका एक डिडक्शन का एक अलग चैप्टर पढ़ना है तुमको,
समझ में आया? जहां पे हमारे पास 80C से लेकर के 80U तक का डिडक्शन आपको पढ़ना पड़ता है और 6-7 डिडक्शन हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डिडक्शन। वैसे डिडक्शन तो बहुत सारा होता है, लेकिन 6-7 इंपॉर्टेंट जो डिडक्शन होगा उसके बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे, जिसमें जिस टाइम ये पॉइंट हम वहां पे फिर से एक बार एक्सप्लेन करने वाले हैं। जब डिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको याद दिलाएंगे वहां पे कि याद करो वो दिन जब हम लोग प्रोविडेंट फंड पढ़े थे सैलरी में, और वहां पे एसपीएफ के बारे में पढ़े थे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कि अगर इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है तो उसका डिडक्शन मिलता है 80C में। आया समझ में? तो उसका वहां पे हम याद भी दिलाएंगे वो चीज को। क्लियर चीज? और इंटरेस्ट अगर होता है तो फुल्ली एग्जाम्ड, इंटरेस्ट रहता है तो फुल्ली एग्जाम्ड। तो बोलने का मतलब यह हुआ कि अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन होता है, इंप्लॉयर करेगा तो फुल्ली एग्जाम्ड, इंटरेस्ट रहेगा फुल्ली एग्जाम्ड, और इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो इनकम तो नहीं है लेकिन उसका डिडक्शन मिलेगा कहां पे? 80C में। आई बात समझ में? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है, उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आरपीएफ में इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो बताओ, इंप्लॉयर अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है मेरे लिए, तो हमारे लिए इनकम है इनकम, तो इनकम है तो टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो बोलता है क्या पूरा अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा? बोला नहीं, उसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा? अप टू 12% ऑफ सैलरी। कितना परसेंट तक? तो देख रहे हो कहां कहां पे कौन कौन सा अमाउंट, कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा परसेंटेज छलांग मार रहा है, देख रहे हो कि नहीं? हम लोग हाउस रेंट पढ़े, हम लोग अदर अलावेंस पढ़े, परक्यूजिट्स पढ़े, लिव सैलरी पढ़े, ग्रेचुटी पढ़े, हाँ या ना? कहां कहां पे कितना कितना मैक्सिमम अमाउंट, कितना रेट, क्या रेट लग रहा है, कहां पे क्या लग रहा है, सारा चीज इधर उधर अगर तुम सही से नहीं पढ़ोगे खिचड़ी बन जाएगा तुम्हारा दिमाग में सब। क्लियर है चीज? इसीलिए सबको अलग अलग बनाना पड़ेगा, दाल को अलग, चावल को अलग, सब्जी को अलग, नहीं तो अगर तीनों को मिला दिए तो खिचड़ी बन जाएगा वो तुम्हारा, समझ जाना। क्लियर है चीज? तो इसीलिए ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। बताओ, आरपीएफ में अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो कितना परसेंट ऑफ सैलरी तक एग्जेम्पशन मिलता है? 12% ऑफ सैलरी तक आपको एग्जेम्पशन मिलता है। बोलो बात समझ में आया? और अगर आपका इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है तो सर इंप्लॉई मतलब हम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो इनकम थोड़ी ना है, तो नॉट एन इनकम, लेकिन डिडक्शन मिलेगा कहां पे? 80C में। यानी डिडक्शन आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का भी मिलता है, डिडक्शन आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का भी मिलता है। बोलो हाँ या ना? और अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट कितना तक एग्जेम्प्ट रहता है? 9.5% तक, 9.5% तक आपका एग्जेम्प्ट रहता है। तो जब हम लोग बड़ा क्वेश्चन करेंगे वहां पे प्रोविडेंट फंड का जब टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना तक एग्जेम्प्ट रहता है? 12% ऑफ सैलरी, और इंटरेस्ट जब रिसीव होगा तो वो कहां तक रहता है? 9.5 तक आपका एग्जेम्प्ट रहता है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग पूरा मर्ज करके पढ़ने वाले हैं, इसलिए अगर नेक्स्ट क्लास तक आप सारा टॉपिक अगर कवर करके नहीं आओगे, सारा टॉपिक अगर पढ़ के नहीं आओगे, सारा टॉपिक में रिटायरमेंट बेनिफिट को छोड़ सकते हो। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या था? ग्रेचुटी, लिव सैलरी और पेंशन, ये 3 टॉपिक को तुम छोड़ सकते हो। 5 मार्क्स के लिए उसको पढ़ना है तुमको, लेकिन जो 15 मार्क्स के लिए पढ़ने वाले हैं उसमें उस टॉपिक को तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बाकी टॉपिक स्टार्टिंग से याद करो। बेसिक सैलरी का पढ़े थे हम लोग, जिसमें ग्रेडेड सिस्टम भी हमारे पास था। उसके बाद हम लोग पढ़े मतलब ग्रेचुटी सब कुछ छोड़ देने बोल रहे हैं हम रिटायरमेंट को, तो उसके बाद सीधा आ जाते हैं अलावेंस में। कहां पे आ जाते हैं? अलावेंस। अलावेंस में एचआरए पढ़े हम लोग, हाउस रेंट अलावेंस पढ़े, और फिर अदर अलावेंस पढ़े कैटेगरी वाइज बोल के। तो ये सब में कहां कहां पे क्या था? चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में 100 रुपया करके मैक्सिमम था आपका एग्जेम्पशन, वहां पे मैक्सिमम 2 बच्चे का था। हॉस्टल अलावेंस में 300 रुपया करके था। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में तुम्हारे पास वो पॉइंट मिलेगा तुमको, और पॉइंट जब मिलेगा तो तुम बार बार पीछे पलट पलट के थोड़ी ना देखने जाओगे वहां पे। और ठीक है, अभी तुम बनाने के लिए बार बार पीछे पीछे पलट लोगे, एग्जाम में क्या करोगे? चौथा लेके जाओगे कि हाँ वहां पे बार बार हम लोग पलट पलट के देखेंगे, एक बार जूता से निकालेंगे, एक बार मोजा से निकालेंगे। बोलो, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? सब माइंड से निकालना पड़ेगा तुमको। माइंड में ऐसा डालोगे ये सब चीज को कि हाँ माइंड में सेट हो जाए। बार बार हम लोग को इसे माइंड के अंदर रहेगा तो कोई टीचर भी चेक नहीं कर पाएगा कि हाँ तुम कहां से चौथा निकाल रहे हो। सो आया समझ में? इसलिए माइंड में सब चीज को भरो। तो क्या फिर से बताए थे यहाँ पे आरपीएफ में? अच्छा, फिर ये परक्यूजिट्स जो पढ़े थे, परक्यूजिट्स भी इंपॉर्टेंट है। परक्यूजिट्स में 3 टॉपिक जो पढ़े, आरएफए के बारे में पढ़े, रेंट फ्री अकोमोडेशन। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? मोटर कार के बारे में पढ़े। और मोटर कार वाले में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बताए थे? जब दोनों पर्पस के लिए यूज किया जाता है, पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज के लिए।
तो वो वाला जो टेबल बना के बताए थे वो वाला चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। 1800, 2400, 600, 900 वाला आया समझ में। इंप्लॉयर का गाड़ी इंप्लॉयर का खर्चा, इंप्लॉयर का गाड़ी इंप्लॉई का खर्चा कितना कितना होता है। अगर 1.6 लीटर तक होता है तो हमारा 1800 और 600 होता है, और अगर हमारे पास 1.6 से ज़्यादा होता है तो 2400 900 होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको। अब किस तरीके से तुम याद रखते हो उसको टेबल को, वो तुम्हारा मर्जी, लेकिन सारा करेक्ट फॉर्म में याद रखना पड़ेगा तुमको। क्लियर है चीज। एंड लास्ट वन, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ये आपका इनकम नहीं माना जाता है, इनकम तो होता ही नहीं है, और इसका डिडक्शन भी आपको नहीं मिलता है। तो डिडक्शन आपका सिर्फ दो चीज का मिलता है, एक मिलता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का, थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। एक आपको एसपीएफ का मिलता है डिडक्शन, और एक आपको आरपीएफ का मिलता है। यूआरपीएफ का अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज होता है, ये रिकॉग्नाइज नहीं होता है। रूल्स फॉलो करना पड़ता है हम लोग को, समझ में आया। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड होता है, जिसमें आपका लिखा हुआ है, जो आपका पूरा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हाँ इसका आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इसका डिडक्शन आपको मिलता नहीं है। सबका तो रूल होता है, अच्छा इसका डिडक्शन मिलता है, इसका मिलता है, इसका क्यों नहीं मिलेगा, तो उसका रूल्स वहां पे फॉलो कर रहा है। अच्छा इसका 12% ऑफ सैलरी ही क्यों होता है, 15% क्यों नहीं होता है, तो रूल्स है। इसका 9.5% क्यों है, पॉइंट में क्यों लिख दिया फालतू में, 10% कर देता पूरा अच्छा से। समझ में आया। तो अपने से मत कर देना 10%, 9.5 है तो 9.5 ही लिखेंगे। तो उसी तरह से अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको एसपीएफ और आरपीएफ का डिडक्शन मिलता है। कितना कितना मिलता है वो तो हम लोग जब डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो ध्यान सुनना, जब आप सैलरी चैप्टर पढ़ोगे तो सैलरी चैप्टर के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बस ये दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्योंकि यही टॉपिक आपको जल्दी मिलता है। कब, जब आपका इंप्लॉयर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है तो कितना परसेंट ऑफ सैलरी तक आपका एग्जेम्प्ट होता है, 12%। जब आपका इंप्लॉयर आप आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है तो इंटरेस्ट जो होता है वो कितना परसेंट तक रहता है एग्जेम्प्ट, 9.5। ये मेन है आपका याद रखने के लिए। अब यहां पे सैलरी का क्या मतलब होता है सर, सैलरी, तो सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन, जो हम लोग आगे भी पढ़ते आए हैं इस तरह का। आया समझ में। तो सैलरी ये वाला मैक्सिमम जगह पढ़े कि नहीं, ये वाला मैक्सिमम जगह पढ़े हम लोग। बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, सिर्फ दो ही जगह हमारा चेंज हुआ था। एक ग्रेचुटी का कवर्ड वाले में, जहां पे बेसिक ग्रेचुटी का कवर्ड वाले में जहां पे बेसिक प्लस डीए था, वहां पे फॉर्मिंग पार्ट नहीं था, वहां पे पूरा डीए था, और वहां पे कमीशन नहीं था, खाली बेसिक प्लस डीए था। और एक हम लोग परक्यूजिट्स पढ़े जहां पे हम लोग आरएफए के बारे में बात किए, जहां पे सैलरी का बड़ा सा मतलब था बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस अदर अलावेंस प्लस बोनस फीस कमीशन सब कुछ आ जाता है परक्यूजिट्स और प्रोविडेंट फंड को छोड़ के। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो सैलरी का बस दो ही जगह मतलब चेंज होता है, बाकी सब जगह हमारे पास बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। बोलो बात समझ में आया। तो ये टॉपिक हमारा प्रोविडेंट फंड का था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये सब का क्वेश्चन अभी नहीं करना है, क्योंकि हम क्या बताए, एक एक पॉइंट मिलेगा तुमको बड़ा क्वेश्चन में, जहां पे हम लोग को ये सब अप्लाई करना है सिर्फ। क्लियर चीज। जो कैलकुलेशन वाला मेन टॉपिक था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। क्या क्या मेन टॉपिक था, अगर 5-5 मार्क्स के लिए अगर बात करें कैलकुलेशन वाला, तो मेन क्या था, ग्रेचुटी था, लीव सैलरी था, पेंशन था, हाउस रेंट अलावेंस था, रेंट फ्री एकोमोडेशन था। ये सब आपका 5-5 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। आया समझ में। ये पांचों में से कोई 3 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास, कहीं से भी उठा के 3 क्वेश्चन दे सकता है, और जहां से आपको 5-5 मार्क्स का 15 मार्क्स का करना है क्वेश्चन। आया समझ में। अगर तुमको बड़ा वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स का नहीं आ रहा है करने के लिए, ऑप्शन में रहेगा 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन 5-5 करके, तुम उसको कर सकते हो। आया समझ में। क्लियर है चीज। 2-2 ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए, तो हमारा ये हो गया प्रोविडेंट फंड का टॉपिक खत्म। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, डिडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बार हम फिर से एक बार ले चलते हैं आपको क्वेश्चन ये फॉर्मेट की तरफ। कहां ले चलते हैं, फॉर्मेट की तरफ ले चलते हैं। यहां पे देखो फॉर्मेट, यही ना फॉर्मेट स्टार्टिंग में दिखाए थे। बताओ फॉर्मेट में हमारा क्या था, बताओ एक बार। सबसे पहले क्या था, बेसिक सैलरी पढ़ चुके हैं कि नहीं। इसके बाद बोनस कमीशन, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट रहता है, ग्रेचुटी लीव सैलरी पेंशन पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े। अलावेंस में हाउस रेंट अलावेंस अदर अलावेंस भी पढ़ चुके हैं। परक्यूजिट्स में रेंट फ्री एकोमोडेशन मोटर कार अदर सब पढ़ चुके हैं कि नहीं। और अभी हम लोग प्रोविडेंट फंड भी पढ़ चुके हैं। जब सारा का सारा कवर हो जाता है तो सभी को जब टोटल करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा ग्रॉस सैलरी निकल के आता है, यानी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आता है।
आया समझ में। और ये ग्रॉस सैलरी के बाद आपको डिडक्शन लेस करना पड़ता है। क्या लेस करना पड़ता है? डिडक्शन, जो कि अंडर सेक्शन 16 होता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 होता है, जिसमें 3 डिडक्शन होता है, ये तीनों डिडक्शन, और ये तीनों डिडक्शन आपका लेस करोगे तब जाके आपका नेट इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। तो जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन करोगे तो ये फॉर्मेट तुमको फॉलो करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? जहां पे हर पॉइंट आपको कवर करना है, ये पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट वाला 5-5 मार्क्स वाला में आता है, यहां पे जल्दी नहीं आता है। बोलो समझे? लेकिन यहां पे एक 5 मार्क्स वाला तुम्हारा बड़ा वाला दे ही देगा, क्योंकि 15 मार्क्स का बनाना है क्वेश्चन, तो एक पॉइंट तो देगा। कौन सा? या तो आरएफए वाला रहेगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला, जो कि परक्विजिट्स में आता है, या तो अलावेंस में आपका हाउस रेंट अलावेंस वाला दे देगा। बोलो समझे? और समझ जाना, अगर दोनों पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो आपका क्वेश्चन ईजी है। अगर दोनों पॉइंट नहीं दिया तो क्वेश्चन आपका इजी है, क्योंकि ना आपको एचआरए का कैलकुलेशन करना है, ना आपको आरएफए का कैलकुलेशन। तब तो छोटा सा क्वेश्चन आपके पास होगा, बस एक एक लाइन करके होगा, सारा पुट करना है, सॉल्व कर देना है। वैसे अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर से हम ले चलते हैं अपना जहाँ पे हम लोग थे, और वहाँ पे हम बताते हैं कि अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। सैलरी से जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन अलग अलग जगह पे भी होता है, लेकिन हम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सैलरी में क्या डिडक्शन मिलता है? अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन आपको याद रखना है थोड़ा सा। कुछ सेक्शन हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, सारा सेक्शन नहीं। सेक्शन हर चीज का होता है, हर चीज का सेक्शन है। हाउस रेंट अलावेंस का भी सेक्शन है, ग्रेच्युटी का भी सेक्शन है, लीव सैलरी का भी सेक्शन है, पेंशन का भी सेक्शन है, हर चीज का, यहां तक कि बेसिक सैलरी का भी सेक्शन है। हर चीज का सेक्शन है, कोई बिना सेक्शन का नहीं यहां पे रहा है। लेकिन हर सेक्शन को याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे याद करो स्टार्टिंग क्लास से तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाए थे, जहां पे 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा, 6(1) और 6(6). हाँ या ना? क्लियर है चीज? तो उसी तरह से यहां पे डिडक्शन फ्रॉम सैलरी वाले में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पे इंपॉर्टेंट आपका है डिडक्शन वाला, ये सैलरी के चैप्टर में क्या है? अंडर सेक्शन 16। फिर जब इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहां पे भी एक डिडक्शन वाला पॉइंट मिलेगा तुमको, जहां पे अंडर सेक्शन 24 मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा? 24 मिलेगा वहां पे। तो इसीलिए तुमको डिडक्शन का कुछ कुछ पॉइंट, जो 1-2 डिडक्शन आपको याद करना है वो याद रखना पड़ेगा, बाकी याद रखने का जरूरत नहीं है। तो सुनना, इस डिडक्शन में आपको 3 टॉपिक कवर करना है। एक है आपका 16 का 1A। सुनना ध्यान से, क्या बात कर रहे हैं। 16 का 1A क्यों लिखा गया? इसको सवाल उठता है, क्योंकि सर 16 का 1, 2, 3 कितना अच्छा सीरियल नंबर से होता। 16 का 1 होता, 16 का 2 होता, 16 का 3 होता, 16 का 1A क्यों लिखा? तो सर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इस चीज को दिमाग से उड़ा मत देना। 16(1) पहले था, लेकिन उस डिडक्शन को रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और एक बार जो कोई सेक्शन में रजिस्टर्ड हो जाता है, चाहे उसको डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, सेक्शन नहीं हटता है। आया समझ में? उसका सेक्शन हटता नहीं है। मतलब ये कि अभी अगर जाके स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर हटा देता है चैप्टर से तुम्हारा, कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका जो 16(1)A में है वो नहीं रहेगा, उसके जगह में दूसरा सेक्शन, दूसरा डिडक्शन अगर डाल देता है, तो इसका मतलब क्या? इसी 16(1)A में डालेगा ना? 16(1)A में रजिस्टर्ड हो चुका है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन का, इस जगह पे इस सेक्शन में तुम्हारा फिर दूसरा कोई मतलब ऑल्टर नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता उसको। आया समझ में? एडिटिंग फैसिलिटी इसमें नहीं होता है आपका। आया समझ में? तो बात यह हुआ कि पहले 16(1) ही हुआ करता था, लेकिन उस चीज को रिमूव कर दिया गया, टैक्स से हटा दिया गया, और हटा के उसको कुछ दिन तक शांत रखा गया था। यानी 16(1) वाले में तुम्हारे पास कुछ नहीं, सिर्फ 2 चीजों का डिडक्शन मिलता था, 16(2) का मिलता था, 16(3) का मिलता था। 1 वाला मिलता ही नहीं था, क्योंकि उसको तो हटा दिया गया था। लेकिन कुछ साल के बाद फिर से ले आया गया एक अलग डिडक्शन, और जिसका अलग सेक्शन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 1 का A बना दिया गया, मतलब 16(1)A हो गया। बोलो बात समझ में आया? तो 16(1)A में आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 16(2) में आपका एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन मिलता है, और 16(3) में आपका प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। बताओ, एंटरटेनमेंट अलावेंस पढ़े थे ना हम लोग? अलावेंस में पढ़े थे ना? अलावेंस में फुल्ली टैक्सेबल पढ़े थे ना? लेकिन फुल्ली टैक्सेबल तो वहां पे होता है, लेकिन आपको डिडक्शन भी मिलता है यहाँ पे 16(2) में। लेकिन डिडक्शन कब मिलता है उसका आपको रूल जानना पड़ेगा। आइए, ये 3 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले 16(1)A स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात करते हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है? तो बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल द एम्प्लॉइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a। ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल मतलब क्या हुआ? 1500 नहीं, ऑल मतलब दो ही, कौन? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, बस इतना ही ध्यान रखना है। समझ में आया? ऑल द एम्प्लॉइज बोलने का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपको भी मिलेगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको भी मिलेगा। कितना मिलेगा? बोला इट विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, यानी अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी और 50,000, दोनों में जो कम होगा उतना आपको मिलेगा। यानी सीधा बात, अगर फ्लैट रेट के बारे में बात करेंगे तो 50,000 मिलता है। कितना मिलता है? बोलो ना री। अगर आपका सैलरी है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए का, कितने का? 5 लाख, और आपका 50,000 रुपया, दोनों में लोअर अमाउंट कौन सा है? 50, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 का मिलेगा। आया समझ में? तो ये एक बार कान खोल के सुन लेना, ये बस लिखने का रूल इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आप हमेशा जानते हो कि जो ग्रॉस सैलरी आता है वो 50,000 से हमेशा ज्यादा ही आने वाला है। अरे बोलो हाँ या ना? बताओ, किसी का भी सैलरी अगर होगा तो 5,000 रुपया करके तो होगा नहीं। अगर हो भी जाएगा ना तो 5,000 इंटू 12 बताना कितना होता है? 60,000 यहीं से हो जा रहा है उसका। बोलो बात समझ में आया? तो अगर 5,000 रुपया पर मंथ भी अगर बेसिक सैलरी होगा और बाकी चीज नहीं जोड़ेंगे, डीए होता है, बोनस होता है, ग्रेचुटी होता है, लीव सैलरी होता है, हाउस रेंट अलावेंस होता है, सारा जोड़ जाड़ के तो 50,000 को पार कर ही जाएगा साल भर का। बोलो है ना? तो बोलता है आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना, हम अगर तुमसे पूछेंगे बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है, बोलोगे 50,000। कितना होता है? 50,000, जो कि फिक्स है, जो कि फिक्स है, कम नहीं हो सकता है। पहले कितना होता था पता है? 40,000। इसके 1-2 साल पहले कितना होता था? 40,000 होता था, जबकि अब कितना कर दिया गया है? 50,000। 1 साल पहले नहीं सर, ये 2-3 साल पहले हमारे पास था कितना? 40,000 था, लेकिन उसके बाद इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 50,000 कर दिया गया। बोलो समझे? और इसको और बढ़ाने का बात किया गया है। नेक्स्ट शायद इसको 1 लाख करने वाला है। कितना करने वाला है? 1 लाख करने वाला है, 1 लाख या 60,000 करने वाला है, लेकिन अभी 50,000 हम लोग को इस असेसमेंट ईयर में पढ़ना है। तो टैक्स में यही तो आता रहता है, अमेंडमेंट यानी चेंजेस आता रहता है। आया समझ में? जैसे जैसे देख रहे हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी का वैल्यू हमारा बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से हमारे पास बहुत सारा ऐसा चेंजेस आते रहता है टैक्स के रूल्स में। समझ में आ रहा है? तो 1A में क्या हमारा डिडक्शन था? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें आपका कितना रुपए का डिडक्शन मिलता है? 50,000, जो अपने तरफ से फिक्स मानेंगे कि फिक्स हमारा 50,000 का डिडक्शन मिलने वाला है। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एंटरटेनमेंट अलावेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एंटरटेनमेंट अलावेंस के बारे में। सुनना ध्यान से। बोला एंटरटेनमेंट अलावेंस इज इनिशियली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल अलावेंस। बोलो हम लोग पढ़ेंगे नहीं कि सबसे पहले हम लोग एंटरटेनमेंट अलावेंस को कहां पे इंक्लूड करते हैं? अलावेंस में ऐड करते हैं, वो भी टैक्सेबल, क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल होता है, एज फुल्ली टैक्सेबल। बोलो हाँ या ना? क्योंकि एंटरटेनमेंट अलावेंस कैटेगरी ए में आता है। बोलो समझ में आया? और कैटेगरी ए में आता है, इसीलिए हम लोग का फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब किसी बाहर वाले को मत बोलना कि कैटेगरी ए में आता है, क्योंकि हम तुमको कैटेगरी वाइज पढ़ाए हैं, कोई और टीचर अगर कैटेगरी वाइज नहीं पढ़ाया होगा तो। समझ में आया? हम उसको कैटेगरी में बांट के तुमको बताए हैं, कोई टीचर अगर उसको बांट के नहीं बताया होगा तो कहां से बोलेगा कैटेगरी वाइज? कौन सा कैटेगरी वाइज? हम लोग का टीचर तो नहीं पढ़ाया। समझ में आ रहा है? तो हम तुमको याद रखने के लिए इस तरह का कैटेगरी बना के बताएं कि कैटेगरी ए में आने वाला जितना भी रहेगा सब फुल्ली टैक्सेबल, कैटेगरी बी में आने वाला जितना रहेगा उसमें तुम्हारा एक्सपेंडिचर जितना तक करोगे उतना माइनस, और ये थर्ड वाले में तुम्हारे कैटेगरी सी में कुछ स्पेशल एग्जेम्पशन तुमको मिलता है। बोलो समझे? तो इसीलिए किसी और से मैच मत करने लगना। क्लियर चीज? हाँ, कुछ चीज, लेकिन बाकी चीज मैच करेगा तुम्हारा। अब बोलोगे यहाँ पे आप 50,000 पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर क्या 60,000 पढ़ा देगा? 50,000 ही पढ़ाएगा। ये सब रूल्स है हमारे पास। बोलो आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, ध्यान से समझना ये वाला चीज। देयरफॉर अ डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 16(2), यानी जो हमारे पास एंटरटेनमेंट अलावेंस है वो हमारा सबसे पहले टैक्सेबल अलावेंस में हमारा इंक्लूड किया जाता है, और उसीलिए उसका हम लोग को डिडक्शन भी मिलता है, लेकिन दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। कौन सा एम्प्लॉय को मिलता है? और आपको एक बात बता देते हैं, बहुत ही मजेदार बात, कि आपका एक भी क्वेश्चन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला नहीं आता है। आपका जो भी आता है वो कौन सा आता है? प्राइवेट वाला आता है। तुम खुद सोच के देखो, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन तुमको दे देता है तो मैक्सिमम चीज तो एग्जेम्प्ट हो जाता है हमारा। पढ़े कि नहीं पढ़े? ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेम्प्ट, पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो बड़ा बड़ा अमाउंट अगर एक ही बार में मिलता है फुल्ली एग्जेम्प्ट, तो हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन देगा वो, जहां पे सब नील 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 करते चले जाएंगे हम लोग। आया समझ में? लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ है,
एक बार ऐसा हुआ है, स्टूडेंट क्या है, पढ़ के गया है प्राइवेट वाला, पढ़ के गया है प्राइवेट वाला, सारा कैलकुलेशन रट के गया है कि हाँ हाउस रेंट अलावेंस में इतना, हाउस रेंट आरएफए में इतना, और वहां पे जाके बोल दिया, ऊपर में लिख दिया था कि वो एक गवर्नमेंट इंप्लॉय है। कौन सा इंप्लॉय है? गवर्नमेंट इंप्लॉय है, और वो पूरा कैलकुलेशन करके रख देगा। तो बताओ उसका गलत होगा कि नहीं होगा? जहां तहां जो सो एग्जेम्पशन देने लगेगा, गलत होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, इसीलिए बोलता है कि आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट इंप्लॉई है या प्राइवेट इंप्लॉई है। आया समझ में? सर क्वेश्चन में क्या लिख देगा कि गवर्नमेंट इंप्लॉई है प्राइवेट? अगर क्वेश्चन में लिख देगा तो अच्छी बात, अगर नहीं लिखेगा हमेशा प्राइवेट वाला समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं मानना पड़ेगा तुमको। समझ में आया? तो सर जब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है मानने के ऊपर, तो हम तो गवर्नमेंट मान के बना देंगे, मार्क्स नहीं देगा उस हिसाब से। अज्यूम तो कर रहे हो, अच्छा बात है तुम कि गवर्नमेंट मान के तुम कर सकते हो, लेकिन 15 मार्क्स के लिए तुम्हारा वो 5 मार्क्स का बन जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए तुमको क्या बोलता है, गवर्नमेंट नहीं मान सकते, वहां पे तुमको नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तब वो मानना पड़ेगा, ताकि उसमें कुछ कुछ एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिल जाएगा आपको। आई बात समझ में? सर एग्जेम्पशन अगर मिलेगा, मतलब डिडक्शन अगर आपको मिलेगा तो कितना का डिडक्शन मिलेगा? तो बोला लोअर ऑफ द फॉलोइंग। क्या होता है सर? मतलब अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास देखो 5 मार्क्स का ये भी दे सकता है, इसको भी 5 मार्क्स में आप ऐड कर लो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन में ये भी आ सकता है तुम्हारे पास। एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे देगा कि ये एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिला है, तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) आपको कैलकुलेट करने बोल देगा। आ रहा है समझ में? तो जिसमें हम लोग को जानना पड़ेगा कि इट विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, यानी डिडक्शन जो मिलेगा वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा। कितना? एक्चुअल अमाउंट ऑफ मतलब एंटरटेनमेंट अलावेंस। जैसे मान लेते कि 5,000 रुपया करके उसको मिल रहा है, तो बताओ 5,000 बहुत ज्यादा कर दिए, लो 1,000 रुपया करके मिल रहा है, तो 1,000 इंटू 12 कितना होता है? 12,000। तो 12,000 रुपया हो गया पहला वाला। दूसरा बोलता है 5,000 पर एनम, तो दूसरा हो गया अमाउंट 5,000। और तीसरा बोलता है 20% ऑफ बेसिक सैलरी पर एनम, जो बेसिक सैलरी आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में साल भर का, उसका 20%। मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी हमारा 1 लाख रुपए का है साल भर का, तो 1 लाख का अगर 20% करेंगे तो कितना होता है? 20,000 होता है, यानी 20,000 रुपया। अब बताओ तीनों में लोअर अमाउंट कौन सा दिख रहा है? 5,000, यानी आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 5,000 का मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो इसका मतलब डिडक्शन का बात हम लोग पढ़ लिए कि सर डिडक्शन आपका कितना होता है? तो होता है लोअर ऑफ द फॉलोइंग। 16(2) में होता है लोअर ऑफ द फॉलोइंग एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन, जिसमें होता है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलावेंस जितना मिला है आपको वो 5,000 रुपया पर एनम। देख रहे हो, कभी कभी कहीं कहीं पे पर मंथ होता है, कहीं कहीं पे पर एनम होता है। अगर तुम ये सब सही से नहीं पढ़ोगे, 70% को 70,000 कर दोगे, और अगर 10% को 10,000 कर दोगे, और 10,000 को 10% कर दोगे, तो उल्टा पुल्टा करने से आपका रिजल्ट भी उल्टा पुल्टा आने लगेगा। समझना यहाँ चीज। यहां पे पर एनम लिखा हुआ है, कहीं पे पर मंथ लिखा रहता है, हाँ या ना? तो ये सब चीज पे फोकस करना पड़ेगा। हम लोग 1 साल का बनाते हैं, जहां पे पर मंथ लिखा हुआ उसको 12 से इंटू करके लिखना पड़ेगा, और जो पर एनम लिखा हुआ उसको कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम लोग का साल भर का दिया हुआ है। क्लियर है चीज? और 20% ऑफ बेसिक सैलरी पर एनम, इसलिए साफ साफ इस तरह का लिख देते हैं, पर एनम जितना बेसिक सैलरी होगा उसका 20% आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। कोई तकलीफ? समझ में आया? और इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं, क्योंकि अभी बताइए जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास इसका आ सकता है, तो एक क्वेश्चन भी हम आपको करवा देते हैं। आइए एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा है। सो इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं एक बार हम। पढ़ते क्वेश्चन को सुनना। बोला कंप्यूट डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलावेंस ऑफ श्री हनुमान प्रसाद अ गवर्नमेंट इंप्लॉई। कौन सा इंप्लॉई? गवर्नमेंट इंप्लॉई। अच्छा बताओ, अगर ये प्राइवेट इंप्लॉई बोल देता तो क्या उसको डिडक्शन मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि ओनली वर्ड पे फोकस करना। यहां पे लिखा हुआ है ओनली गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलता है, हाँ या ना? यानी सिर्फ ये गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलता है, प्राइवेट वाले को नहीं मिलता है। यानी बताओ ये गवर्नमेंट इंप्लॉई है और उसको यहाँ पे कंप्यूट करने बोला डिडक्शन, तो बोला है बेसिक सैलरी दिया हुआ है 8,000 रुपया पर मंथ, डीए दिया हुआ है 2,000 रुपया पर मंथ, टैक्सेबल परक्यूजिट्स दिया हुआ है 35,000 रुपया का, एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया हुआ है 4,000 पर मंथ। आउट ऑफ सच अलावेंस 20,000 इज एक्सपेंडेड एंड बैलेंस अमाउंट इज सेव्ड। यानी कुछ और भी अलावेंस हमारे पास मिला जिसमें 20,000 रुपया को एक्सपेंड किया है और बाकी को सेव किया है। हम लोग को ये सब के बारे में बात नहीं करना है, क्वेश्चन में तो बहुत कुछ लिखता है, क्वेश्चन में तो बहुत कुछ लिखता है। हम लोग को जितना काम उतना काम करेंगे ना। बताओ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व। अभी तुम लोग कॉपी नहीं करोगे, पहले ध्यान से समझ लो किस तरह से हम काम करने वाले हैं, सॉल्यूशन इसका किस तरह से होने वाला है, उसके बाद में तुम लोग कॉपी करोगे। हम यहीं नीचे सॉल्व कर लेते हैं। बताओ हम लोग को क्या निकालने बोला है? बोलो ना रे। तो लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन फॉर डिडक्शन
कंप्यूटेशन फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2), 16 का 2 ऑफ लिख दो यहां पे। बताओ नाम क्या दिया हुआ था, मिस्टर एच प्रसाद लिख देते हैं, यानी हनुमान प्रसाद। बोलो हाँ या ना। अच्छा वो सब भी आपको पता ही है, फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, वो सब हम नहीं लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट बेकार में यहाँ कर पे कोई फायदा नहीं है। चलिए अब बताओ, हम लोग जानते हैं कि कितना का मिलता है, बोलो ना, जानते हैं ना। तो इस तरह से एक टेबल बना देंगे बढ़िया सा, उसके बाद इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और सिंगल कॉलम बना दोगे यहाँ पे। क्यों पता है, क्योंकि लोअर ऑफ द फॉलोइंग तो हम लोग का खाली डिडक्शन ही निकालना है ना, तो हम लोग को किसी के साथ माइनस नहीं करना है, किसी के साथ माइनस नहीं करना है। तो बताओ यहाँ पे लिखेंगे क्या पता है, सुनना, लिखेंगे सिंस डिडक्शन विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। डिडक्शन जो होगा ये तीनों में से लोअर होगा। बताओ पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, बोलता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस। बताओ एंटरटेनमेंट अलावेंस का एक्चुअल अमाउंट कितना है, तो ऊपर देखो बोला है 4,000 रुपया पर मंथ, पर मंथ है तो 4,000 इंटू 12 करेंगे, कितने का हो जाएगा, 48,000 का हो जाएगा। कोई तकलीफ। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है ₹5,000 पर एनम, पर एनम, तो यही 5,000 रुपया को डायरेक्टली जाके चिपका देंगे वहां पे। और तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट बोलता है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी पर मंथ या पर एनम, पर एनम। तो बताओ पर एनम पहले बेसिक सैलरी निकाल लो। बताओ बेसिक सैलरी 8,000 रुपया करके दिया हुआ है, अरे बोलो हाँ या ना, वो भी पर मंथ है। तो बोलेंगे सर 8,000 रुपया पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे और इसी का 20%। बताओ 8,000 इंटू 12 इंटू 20% करते हैं तो 19,200 रुपया निकल के आता है। बताना एक चीज, तीनों में आपका सबसे कम अमाउंट कौन सा दिख रहा है, 5,000 रुपया, यानी जो उस बंदे को डिडक्शन जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा। तो बोलेंगे देयर फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) जो आपका अलाउड होगा वो कितने का होगा सर, 5,000 रुपये का होगा। नहीं नहीं, बेसिक सैलरी बोला, यहाँ पे सैलरी नहीं बोला है, ये कंफ्यूजन होता है लोगों को, ये वाला ध्यान रखना। बेसिक सैलरी वर्ड है, यहां पे सैलरी नहीं बोला है। अगर सैलरी बोलता तो बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस फॉर्मिंग पार्ट ये सब होता है ना, कमीशन ये सब वो आता। यहां पे ओनली बेसिक सैलरी, डीए को इग्नोर करना है। यहां पे आ रहा है समझ में, ये सब ध्यान रखना है यहां पे। चलो इसको कॉपी कर लेगा। हाँ, जब सैलरी बोलेगा तो वहां पे सैलरी का क्या मतलब हो वो ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे सैलरी नहीं होता, यहाँ पे फॉर्मेट में ही तुम्हारा बेसिक सैलरी होता है, इसका फॉर्मेट में ही तुम्हारा बेसिक सैलरी होता है यहाँ पे, समझे। लेकिन जहां पे सैलरी होता है वहां पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सैलरी का क्या मतलब है उस जगह पे। ग्रेचुटी का कवर्ड में सैलरी का अलग मतलब, नॉट कवर्ड में अलग मतलब, है ना। तो हर चीज का जहां जहां पे जो मतलब है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां पे बेसिक सैलरी लिखा हुआ है तो बेसिक सैलरी फॉलो करोगे। कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी सबका, समझ में आ गया सबको। चलिए तो ये हमारा हो गया एंटरटेनमेंट अलावेंस का काम खत्म। एंटरटेनमेंट अलावेंस में बस यही बात पढ़ना था कि आप बस ध्यान रखना इतना ही कि बड़ा क्वेश्चन में अगर ये प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई बंदा रहेगा उसको सेक्शन 16(2) का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 16(2) का डिडक्शन उसी को मिलेगा अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा, और मिलेगा कितना उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है चीज, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम लोग इसका करने वाले हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन जो 16(3) में मिलता है, कहां पे मिलता है, 16(3) में मिलता है। इसको बोलने का तरीका होता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, पढ़ने का ये तरीका होता है। समझ में आया, ब्रैकेट में जो लिखा रहता है उसको सब सेक्शन बोलते हैं, यानी सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। लेकिन उतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा, इसलिए शॉर्ट में बोल देते हैं 16(3। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स पेड। अब बताओ इसका डिडक्शन क्या बोलता है, बोला इट विल बी अलाउड ऑन कैश बेसिस। कौन सा बेसिस, कैश बेसिस, यानी अगर आप पैसा पेमेंट करोगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं पेमेंट करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब अगर ड्यू रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा इसका डिडक्शन।
जैसे आपका क्वेश्चन में बोल देगा प्रोफेशनल टैक्स उसका हो चुका है, अक्रू कर चुका है कि मतलब टोटल जो प्रोफेशनल टैक्स है वो है 5,000 रुपये का। कितने का है? 5,000। लेकिन वो पेमेंट किया है मान लेते हैं 4,000 रुपया। कितना किया है? 4। तो बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा? 5 का कि 4 का मिलेगा? 4 का। जितना पेमेंट करेगा उतना ही का मिलेगा। तो कैश बेसिस वही बोलता है, जितना आप पेमेंट करोगे उतना ही का डिडक्शन मिलेगा। अगर ज्यादा करोगे तो ज्यादा का मिलेगा, कम करोगे तो कम का मिलेगा, लेकिन जितना पेमेंट करोगे उतना ही का मिलेगा। बोलो समझे? बोला दैट इज टोटल प्रोफेशनल टैक्स पेड ओनली विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन। जितना पेड करोगे उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। बुझे? प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर will be firstly taxable as per QGIS. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर पेड करता है तो उसको पहले हम लोग परक्यूजिट्स में टैक्सेबल दिखाते हैं। बोलेंगे सर कब हम लोग प्रोफेशनल टैक्स को वहां पे दिखाते हैं? आप जो सो पढ़ा देते हैं, बताइए तो एक बार यहां पे बताओ। परक्यूजिट्स का अदर परक्यूजिट्स में लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे कि अगर प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर होता है तो क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो लिखे सब हैं लेकिन आपको याद नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो प्रोफेशनल टैक्स पेड अगर एम्प्लॉयर करेगा, कौन करेगा? एम्प्लॉयर। तो पहले उसको परक्यूजिट्स में दिखाएंगे और परक्यूजिट्स में दिखाने के बाद उसको डिडक्शन में दिखाएंगे, क्योंकि डिडक्शन का तो काम बाद में होता है, पहले परक्यूजिट का काम होता है ना। अरे बोलो ना, फॉर्मेट देखे थे ना? तो फॉर्मेट तो परक्यूजिट पहले आता है, डिडक्शन तो लास्ट में आता है। तो परक्यूजिट्स जब हम लोग ऊपर लिखेंगे तो देखेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स पेड कौन कर रहा है आखिर। अगर इंप्लॉई करेगा, खुद करेगा इंप्लॉई, तो उसका डिडक्शन तब ऊपर नहीं लिखेंगे परक्यूजिट्स में, आ रहा है समझ में? लेकिन अगर इंप्लॉयर करेगा तब ऊपर में लिखेंगे, मतलब कहां पे? परक्यूजिट्स में लिखेंगे, समझे? और फिर डिडक्शन में जब आएंगे तो डिडक्शन वाले में बोलता है देन अलाउड फॉर डिडक्शन, तब इसका डिडक्शन मिलेगा, समझे? लेकिन प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉई विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन ओनली। लेकिन अगर एम्प्लॉई अगर पेड करता है तो उसको सिर्फ डिडक्शन मिलेगा, उसका ऊपर में कहीं पे नहीं दिखाएंगे। तो बोलने का मतलब समझ में आ गया? शॉर्टकट एक बार बताते सुनना। अगर एम्प्लॉयर पेड करता है तो दो जगह आएगा, ऊपर परक्यूजिट्स में भी आएगा, नीचे डिडक्शन में भी आएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर एम्प्लॉई पेड करेगा तो सिर्फ डिडक्शन में आएगा, ऊपर नहीं आएगा कहीं पे। बोलो क्लियर है चीज? कभी कभी दोनों मिला के दे देता है क्वेश्चन में, सुनना ध्यान से। एक एग्जांपल देखे बताते हैं तुमको। बोलेगा क्या पता है कि टोटल प्रोफेशनल टैक्स कितने का है? 5,000 रुपये का है, जिसमें से उसका एम्प्लॉयर जो पेड कर दे रहा है वो 3,000 रुपया पेड कर रहा है, और जो खुद एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई जो पेड कर रहा है वो कितने का कर रहा है? 2,000 का। टोटल कितने का है? 5,000, जिसमें से एम्प्लॉयर कितना पेड कर रहा है? 3,000। ये 2,000 तुमको नहीं बताएगा, ये डायरेक्टली बोल देगा 3,000 रुपया, जिसमें से 3,000 रुपया एम्प्लॉयर कर रहा है। तो बताओ जो 3,000 रुपया एम्प्लॉयर कर रहा है उसका दो इफेक्ट पड़ेगा, एक परक्यूजिट्स में जाके ऐड करना पड़ेगा तुमको टैक्सेबल बोल के, हाँ या ना? और फिर इसको डिडक्शन में दिखाना पड़ेगा 3,000, और जो एम्प्लॉई पेड कर रहा है 2,000 रुपये का उसको सिर्फ डिडक्शन में दिखाना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब 3,000 और 2,000 डिडक्शन में टोटल 5,000 आएगा। बोलो हाँ या ना? नहीं आएगा। एम्प्लॉयर वाला का भी डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉई वाले का भी डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन दोनों का मिलेगा, मतलब डिडक्शन में दोनों का अमाउंट आएगा 5,000 रुपया। लेकिन ऊपर जो टैक्सेबल परक्यूजिट्स में होगा वो सिर्फ किसका होगा? एम्प्लॉयर का होगा, 3,000 रुपया। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो जब इस तरह का क्वेश्चन में आपके पास दिखेगा, जो कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पे ये सब बात तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर चीज? तो एक एक छोटा छोटा पॉइंट हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, उसमें ध्यान रखना। तुम छोटा छोटा पॉइंट में फंस जाते हैं। क्लियर चीज? बता एक चीज, तुम्हारा एम्प्लॉयर वर्ड लिखो एक बार। एम्प्लॉयर लिखते हैं और अगर एम्प्लॉई लिखते हैं तो फर्क पता है तुम्हारे पास कितने का है? सिर्फ लास्ट का आर और लास्ट का ई में फर्क है, और कुछ है क्या? लेकिन सोचो यही वाला अगर आर और ई में अगर तुम्हारे पास नाम चेंज करके लिख देता है, आर के जगह ई और ई के जगह आर लिख देता है, तो कैलकुलेशन कहां कहां हो जाता है पता चल रहा है ना? सोचो अगर बोल देगा प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो आपको दोनों जगह दिखाना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई आपको सिर्फ डिडक्शन में दिखाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एक एक पॉइंट तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टैक्स में, वो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है चीज? और नेक्स्ट क्लास से हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा 15 मार्क्स के लिए, इसीलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। और सुनो ध्यान से, ये बात को मजाक में मत लेना। वैसे मजाक में तुम लोग ले ही लेते हो, लेकिन इस बात को मजाक में मत लेना। क्या बात? कि स्टार्टिंग से लेकर के, कहां से?
सैलरी का फर्स्ट क्लास से लेकर के आज लास्ट क्लास तक, रिटायरमेंट बेनिफिट को छोड़ के, ग्रेचुटी, लीव, सैलरी, पेंशन को इग्नोर करके बाकी सारा टॉपिक को एकदम पढ़ के आना। क्या करके आना? हम सुनेंगे नहीं, हम पहले बोल देते नहीं सुनेंगे तुमसे, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना तब तुम्हारे माइंड में क्लिक करना चाहिए, हाँ सर ये वाला तो पढ़ाए थे, याद है हमको, समझ में, तुमको खुद को याद रखना पड़ेगा वो चीज। क्लियर है चीज? क्या बताए? बेसिक सैलरी, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक सैलरी का तुमको कैलकुलेशन याद रखना किस तरह से किए थे, हाँ या ना। उसके बाद अलावेंस में आ जाओ, अलावेंस में एचआरए का कैलकुलेशन याद रखना पड़ेगा, अदर अलावेंस का जो कैटेगरी वाइज करके रखे थे उसमें कितना एग्जाम्शन सब कुछ मिलता है वो सब याद रखना पड़ेगा। फिर परक्यूजिट्स में आ जाओगे, परक्यूजिट्स में आरएफए का कैलकुलेशन याद रखोगे कि अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहता है तब, और अगर टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर रहता है तब, दोनों केस में किस किस तरह से होता है। अरे पढ़े थे ना वैसा, हाँ या ना। फिर मोटर कार वाला पढ़े थे, मोटर कार का जो टेबल वाला बना के पढ़े थे वो याद रखना पड़ेगा। फिर तुमको अदर परक्यूजिट्स का एक एक लाइन करके जो पॉइंट्स था वो सब याद रखना पड़ेगा, और वो एक एक लाइन वाले में भी बहुत कुछ पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना कि अगर गिफ्ट ये सब किसी को देता है तो 5,000 तक एग्जेम्प्ट मिलता है, अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट अगर प्राइवेट में हो रहा है इसका मतलब 15,000 तक एग्जेम्पशन मिलता है, एलआईसी प्रीमियम अगर पेड करेगा तो फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन कुछ और प्रीमियम अगर पेड करेगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये सब याद रखना पड़ेगा चीज। अगर चाय बिस्किट का पैसा अगर वो दे रहा है तो एग्जेम्प्ट होता है, टेलीफोन मोबाइल बिल ये सब रहता है तो एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन वॉचमैन अगर सर्वेंट ये सब गार्डनर होता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। याद रखना पड़ेगा चीज, समझ में आया? क्लियर है चीज? और उसी तरह से आज जो हम लोग पढ़े यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़े, प्रोविडेंट फंड में ज्यादा नहीं, 2 ही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना, क्या कि आरपीएफ में अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करता है तो 12% ऑफ सैलरी तक आपका एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट आपका क्रेडिट होता है तो 9.5% तक आपका क्या रहता है? एग्जेम्प्ट। बोलो हाँ या ना। और उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे? ये डिडक्शन वाले में पहला डिडक्शन जो आपका 16(1)(a) का है, जिसमें तुम्हारा 50,000 रुपए का फिक्स डिडक्शन। दूसरा वाला तुम्हारा जल्दी आता नहीं है क्वेश्चन में, अगर आ गया तो गवर्नमेंट इंप्लॉय को सिर्फ मिलता है, वो भी कैलकुलेशन करने के बाद, हाँ या ना। और 3 वाला प्रोफेशनल टैक्स 2 तरीके का हो सकता है, एम्प्लॉयर अगर पेड करेगा तो पहले परक्यूजिट्स में दिखाएंगे फिर डिडक्शन देंगे, और अगर एम्प्लॉय पेड करेगा तो सिर्फ डिडक्शन दिखाएंगे, ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। और ये सिर्फ कैश बेसिस पे होता है, यानी पेमेंट करोगे तभी होगा, नहीं पेमेंट करोगे तो आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सारा रिवाइज कर दिए हम, देखे तो सारा हम बता दिए। अब इसी चीज को तुमको अच्छे से याद कर लेना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 15 मार्क्स का तो तुमको दिक्कत ना हो। क्लियर है चीज? दैट्स ऑल फॉर टुडे।